नमस्कार दोस्तों। हम यूपी पीसीएस मेंस में पिछले साल पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं। जो नया सिलेबस आया था 2018 में, तो किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। सिर्फ एक लाइन में मैं बता दूं कि अगर आपको ये नहीं पता है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो चाहे आप 10 घंटा पढ़ें, 12 घंटा पढ़ें, उस मेहनत का, उस समय का कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये समझें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह की बातें बहुत हो चुकी हैं। सीधा प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है थर्ड पेपर का, राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका उदाहरण सहित बताइए। जो नेशनल पावर है हमारा, उसमें साइंस कैसे मदद करता है, उसे बढ़ाने में टेक्नोलॉजी कैसे मदद करती है, ये बताना है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दूसरा, आंतरिक सुरक्षा के प्रति खतरे के रूप में भ्रष्टाचार की विवेचना कीजिए। ये जो भ्रष्टाचार है, इससे आंतरिक सुरक्षा को कैसे खतरा है, ये समझाना है। आगे, भारतीय संसद का संसद ने जो कानून बनाया है, सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून, जिसको आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ्सपा कहते हैं, उसकी आलोचना राज्यों द्वारा इसकी कठोरता और कभी कभी असंवैधानिकता के लिए की जाती रही है। विवेचना कीजिए। यानी कि आपको सीधा सीधा ये बताना है कि इस पहले तो आप बता दें कि ये कानून है क्या, थोड़ा सा बता दीजिए। फिर बेसिकली ये बताना है कि कैसे ये कठोर है, कैसे असंवैधानिक है, जो कि राज्य कहते हैं, इसकी आलोचना करते हैं, ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, ये सिलेबस में आपके मेंशन्ड है। वैसे तो सिलेबस से ही सारे प्रश्न आए हैं। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ। पहले ये बताइए, भारत में असमानताओं और गरीबी को कम करने में समावेशी विकास किस प्रकार सहायक है, समझाइए। अगर आप समावेशी विकास समझते हैं तो ये तो वैसे ही आप आसानी से लिख लेंगे। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 5, लघु और सीमांत किसानों पर हरित क्रांति के प्रभावों की व्याख्या करें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जब हरित क्रांति आई तो आपको पता है किस क्षेत्र में उसका ज़्यादा लाभ मिला। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह के लोगों को ज़्यादा लाभ मिला, किन को कम मिला। इसमें पूछा गया है कि जो छोटे किसान थे, सीमांत किसान थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत में निर्धनता की माप कैसे की जाती है, गरीबी कैसे मापी जाती है, ये आप बताएंगे। इसमें गरीबी रेखा का भी उल्लेख कर सकते हैं, कौन कौन से फार्मूले बनाए गए हैं, कौन कौन सी समितियां गठित की गई हैं, ये सब कुछ यहाँ आप लिख सकते हैं। भारत में ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। गरीबी जो दूर करने के तरीके अपनाए गए, जो योजनाएं लागू की गई ग्रामीण गरीबी को, निर्धनता को, तो उनका वर्णन करना है आपको यहाँ पे। आगे प्रश्न संख्या 7 देखिए, भारत में औद्योगिक रुग्णता के क्या कारण हैं? इस समस्या को दूर करने के लिए उचित सुझाव दीजिए। इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या है? जैसे आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, वैसे ही उद्योगों में भी सिकनेस आ जाती है, तो कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। भारत में ऐसी समस्याएं हैं, तो बताइए कि क्या कारण है और कैसे इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। आगे प्रश्न संख्या 8, भारत में ऊर्जा संकट के कारणों की विवेचना कीजिए। ऊर्जा संकट लगातार चर्चा में रहता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में बार बार प्रश्न आते हैं, जीएस में भी आते हैं। तो ऊर्जा संकट क्या है आप ये बता देंगे, उसके बाद से इसके क्या कारण हैं उनकी विवेचना कर दीजिए, हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जब मैं एनसीईआरटी में आपको दिखा रहा था कि कौन प्री का है, कौन मेंस का है आपके काम का, वहाँ पे मैंने कई जगह दिखाया कि जैव विविधता की परिभाषा यहाँ दी गई है। आप देख लीजिए, अगर वो सीरीज आपने नहीं देखा है तो देखना चाहिए। उन एक वीडियो में हम पूरा एनसीईआरटी एक किताब कवर करते हैं, जिसमें मैं बताता हूँ कि इस कोने में, इस पैराग्राफ में आपके प्री के लिए ये काम की चीज़ है, ये मेंस के लिए है, ये इंटरव्यू के लिए है। इस तरह की वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पर, तो आप उसे ज़रूर देखें। वहाँ पे ये है जैव विविधता, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, वैसे कई किताबों में है। आगे ट्रॉपिकल, जो उष्ण जलवायु है, ट्रॉपिकल देश जैव विविधता समृद्ध क्यों होते हैं, ये समझाइए। एनसीईआरटी में इसका आंसर मिल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, डिजिटल अधिकार क्या होते हैं? डिजिटल अधिकार और इनके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।
डिजिटल राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके उद्देश्य क्या हैं, इनकी विवेचना कर दीजिए। हो गया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है और इसमें 11वां प्रश्न है। इस हिसाब से देखें तो पहला प्रश्न, विगत 2 दशकों में अनियंत्रित ढंग से बढ़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से विश्व शांति को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इससे निपटने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर साथ मिलकर लड़ना होगा। इस कथन की व्याख्या कीजिए। बहुत कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए आपको कहीं किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि पिछले 20 सालों में कैसे आतंकवाद बढ़ा है और इसे अगर रोकना है तो पूरी दुनिया को साथ आना पड़ेगा। बस ये व्याख्या कर दीजिए अपने तरीके से। एक तरह से मान लीजिए कि छोटा सा निबंध टाइप का हो जाएगा आंसर आपका। चलिए अगला प्रश्न, परमाणु निरोध, ये भयादोहन ऐसे ही, परमाणु निरोध भीषण नरसंहार वाले आणविक हथियारों के प्रतिकार का एकमात्र कारगर उपाय है। न्यूक्लियर डेटरेंस, ये जो शब्द है इस पे ध्यान देंगे। हाँ, तो भीषण नरसंहार वाले आणविक हथियारों के प्रतिकार का एकमात्र कारगर उपाय है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। डेटरेंस का मतलब समझते हैं? जैसे सिंपल है कि दो गुट है और झगड़ा कर रहे हैं, मान लेते हैं बच्चे हैं, और कोई गुस्से में जा रहा है कि हम तुम्हें चाकू मार देंगे, और सामने वाला धीरे से बंदूक की नोक दिखा रहा है कपड़े के पीछे से, तो ये धीरे से अपना चाकू रख के भाग जा रहा है, क्योंकि इसे डर है कि अगर हम चाकू चलाने की कोशिश करेंगे तो गोली मार देगा। ऐसे ही कि जो है आप डेटरेंस क्रिएट करते हैं कि हथियार मेरे पास भी है, तुम्हारे पास है तो मेरे पास भी है। तो बेसिकली यही है, कह रहा है कि आणविक हथियारों के प्रतिकार का एकमात्र कारगर उपाय है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास भी हो तो सामने वाले के पास अगर हथियार है भी तो इस डर से हम पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि अगर कर दिया तो वो भी नहीं बचेगा। तो इसके बारे में इसकी व्याख्या करिए। बेसिकली इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसके निगेटिव बातें भी हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। आगे ये एनसीईआरटी की 12वीं की जो किताब है ना, उसमें इस तरह की बातें बहुत अच्छे से बताई गई हैं। आगे देखिए, सोशल मीडिया को राष्ट्रीय सुरक्षा संवर्धन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किस तरह उपयोग में लाया जा सकता है, समझाइए। देखिए, सोशल मीडिया को हम कई तरह से कवर करेंगे, चिंता के रूप में भी, इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में भी। फिलहाल पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा संवर्धन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इससे सुरक्षा कैसे बेहतर होगी, तो कैसे आप उपयोग करेंगे सोशल मीडिया का, ये बताइए, समझाइए, एग्जाम्पल्स दीजिए। आगे प्रश्न संख्या 14, ध्यान से देखिए। नई औद्योगिक नीति में नया क्या है? ये जो नई औद्योगिक नीति आई थी उसकी बात हो रही है। इस संदर्भ में नई औद्योगिक नीति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और औद्योगिक विकास पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। औद्योगिक नीति से अक्सर प्रश्न आते हैं। पिछले साल भी एक क्वेश्चन इसी तरह का आया था 2018 में, ध्यान होगा आपको अगर वीडियो देखा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए। विवेचना करें कि भारत में समानता के साथ आर्थिक समृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण की नीति समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में किस तरह सहायक रही है। फिर से पढ़ रहा हूँ। विवेचना करें कि भारत में समानता के साथ आर्थिक समृद्धि और न्यायपूर्ण वितरण की नीति समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में किस तरह सहायक रही है। इन दोनों की व्याख्या आप करेंगे, और सिर्फ सहायक नहीं रही हैं, कुछ चिंताएँ भी हैं, तो उनकी भी बात आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पॉजिटिव तो पूछ लिया गया, लेकिन क्या आप इतने जागरूक हैं कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके हुए हैं, या फिर ये कहें कि कुछ कमियां रह गई हैं, उन पर आपका ध्यान है कि नहीं। तो अभी 1-2 लाइन में आप कंक्लूजन की तरफ जाते हुए इशारा कर दें तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। शिक्षित बेरोजगारी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। यूपी में आंकड़े क्या हैं इतना लिख दीजिए और उसकी आलोचनात्मक व्याख्या कर दीजिए। अभी रोजगार को लेकर देखिए कितने परेशान हैं सभी लोग। आगे, भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले समय में भी उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, समझाइए। सिंपल पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि विपणन सुधारों का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। कृषि विपणन के लिए कौन कौन से सुधार किए गए हैं, इनका मूल्यांकन करना है। क्या वो समुचित हैं,
क्या पर्याप्त हैं, ये बताना है। यहाँ विपणन का मतलब मार्केटिंग है, आप समझ ही रहे हैं। आगे प्रश्न संख्या 19, ध्यान से देखिए, साइंस का क्वेश्चन है। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या अभिप्राय है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये समझिए। कई कंसेप्ट होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, तो इसमें क्लाउड पूछ लिया गया। क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर प्रकाश डालिए एवं उनके लाभों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, सिंपल है। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो बहुत आसानी से लिख लेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और 20वां प्रश्न, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं? ये टॉपिक मैंने जब डिस्कस किया था उसमें सिलेबस में तो बताया था, आई थिंक बताया था, नहीं बताया था, अभी बता दे रहा हूँ। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं साइंस वाले, उनका मतलब उनके बारे में बेसिक जानकारी भी हो ना, सिर्फ कि ये है क्या। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग ये क्या है, सिर्फ इतना पता हो तो बाकी चीज़ें आप कर लेंगे। बाहर से आवाज़ आ रही है, अवॉइड करिए उसको। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में आपको पता है, इतना आधा लिख लेंगे। यह डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रसार में कैसे सहायक हो सकती है, समझाइए। ये जो है आपका क्वेश्चन है, बस इसमें इतना ही है। बाहर कुछ काम चल रहा है तो आवाज़ें आ रही हैं, और वैसे भी वीडियो ख़त्म हो गया। खैर, सारी बातें अलग, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।